तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। कंप्यूटर का इवोल्यूशन देख चुके हैं, कंप्यूटर का जनरेशन देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी। स्टोरेज टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बना है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी आया था वो कौन सा था? पंच कार्ड। क्या यूज़ किया जाता है सबसे पहले मशीनों में स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए? क्या यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड। पंच कार्ड ऐसा होता था, देखिए इसके ऊपर नंबर लिखा होता था, कोडिंग क्या होता था, और इसी के हिसाब से कंप्यूटर पहले चलते थे। तो ये था पंच कार्ड। पॉइनियर्ड बाय हरमन हॉलरिथ। हॉलरिथ याद होगा आपको, हॉलरिथ कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहीं से जो है इसका ये पंच कार्ड पॉपुलर हुआ था। पंच कार्ड वेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मशीन रीडेबल स्टोरेज यूज्ड फॉर डेटा एंट्री इन प्रोसेसिंग। कैसे काम करता था? द डेटा वाज रिप्रेजेंटेड बाय होल्स पंच्ड इनटू स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द कार्ड। होल होता था, इसी से ये जो है वो वर्क करता था। यूज्ड इन 1890 यूएस सेंसस फॉर प्रोसेसिंग पॉपुलेशन डेटा। और पॉपुलेशन डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सेव करने के लिए इसी पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद जो आया वो था मैग्नेटिक ड्रम 1930 में। मैग्नेटिक ड्रम आप इस फोटो में देख सकते हैं आया है, ठीक है। एन अर्ली फॉर्म ऑफ मेमोरी वेयर डेटा वॉज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक ड्रम इन्वेंटेड बाय ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन के कुछ लोगों के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था और इसमें डिस्क लगा होता था मैग्नेटिक ड्रम में, वहीं पे सरफेस पे मैग्नेटिक के सरफेस, डिस्क के सरफेस पे डेटा स्टोर होता था। मैग्नेटिक काम कैसे करता था? मैग्नेटिक हेड रीड रोट काम कैसे करता था ये? तो इसमें इसके ऊपर एक हेड लगा होता था, वही डेटा को रीड राइट करता था। एग्जाम्पल यूज्ड इन यूनिवैक। कहाँ यूज़ किया गया था? कहाँ यूज़ किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम को यूनिवैक 1 में यूज़ किया गया था। मैग्नेटिक टेप आया उसके बाद। मैग्नेटिक टेप से आप लोग वाकिफ हैं, ये देखिए मैग्नेटिक टेप, अभी इसके पहले भी मैंने मैग्नेटिक टेप को डिस्कस किया था। अ वाइडली यूज डेटा स्टोरेज मेथड मैग्नेटिक टेप्स प्रोवाइडेड सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ डेटा। मैग्नेटिक टेप देखिए इसमें दो सर्कल बने हुए थे। टेप जो है इस सर्कल से इस सर्कल में आता था, वैसे वैसे डेटा जो है इसका फ्लो होता था। तो ये था मैग्नेटिक टेप। आगे बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क को पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क 1956 में आया था। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या था? अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस विथ स्पिनिंग डिस्क। क्या होता था? इसमें एक डिस्क होता था जो स्पिन करते रहता था। दैट स्टोर डेटा इन नॉन वोलाटाइल फॉर्मेट। नॉन वोलाटाइल का मतलब आप लोगों को पहले मैंने बताया, नॉन वोलाटाइल का मतलब जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करेगा। इसके ऊपर से एक प्लेटर लगा होता जो डेटा को रीड राइट करता था। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि रीड राइट करने के लिए स्पिनिंग के ऊपर क्या लगा होता था? एक प्लेटर लगा होता था। एग्जाम्पल IBM 350 डिस्क स्टोरेज यूनिट, पार्ट ऑफ IBM, ऐसे ही करके जो IBM ही पहला बार हार्ड डिस्क जो है वो बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस था जिसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर होता था, मतलब इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम था, बट कंप्यूटर को चलाने के लिए ठीक ठाक था। तो ये है फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस, एक तरह का जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता था। अब आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। इसके आने से थोड़ा सा जो है कंप्यूटर के इवोल्यूशन, स्टोरेज के एवोल्यूशन में थोड़ा सा क्रांति आया था। स्टोरेज जो बहुत चला था, ये डिस्क वाला कॉन्सेप्ट बहुत चला था। तो ये डेटा को स्टोर करता था यूजिंग लेज़र टेक्नोलॉजी। कैसे स्टोर करता था? लेज़र टेक्नोलॉजी। डिस्क में डेटा स्टोर हो जाता था। अब इसको रीड, यानी कि इसको जब देखना होता था डेटा को, तो उसमें एक लेज़र लाइट का हम लोग इस्तेमाल करते थे। जो CD DVD हुआ करता था पहले के ज़माने में, या कंप्यूटर में भी जब हम लोग डिस्क ड्राइव लगाते थे उसमें लेज़र लाइट के थ्रू इसके डेटा को रीड राइट किया जाता था। ठीक है, यहाँ लिखा लेज़र लाइट रीड राइट था डेटा। एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट डिस्क। एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद आया फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव बहुत ही आसान था। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता था? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यूजिंग फ्लैश मेमोरी। देखिए ये फ्लैश मेमोरी यूज़ हुआ करते थे ये फ्लैश ड्राइव के टॉपिक, फ्लैश ड्राइव के समय में, और साथ में पेन ड्राइव भी यूज़ होता था। तो ये सारे फ्लैश ड्राइव है, कार्ड रीडर है, मेमोरी कार्ड है, ये सब किसके अंडर आता है? फ्लैश ड्राइव के अंदर आता है। यहाँ लिखा USB फ्लैश ड्राइव कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। ब्लू रे डिस्क, यही देखिए ये है ब्लू रे डिस्क, यहाँ वाला ये क्या है? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का क्या है कि स्टोरेज करने का कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है।
डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिएगा ये CD है, ये DVD है और ये क्या है, ब्लू-रे है। तो CD में मात्र 700 MB डेटा स्टोर होता था, DVD में 4.7 GB डेटा स्टोर होता था और ब्लू-रे में 50 GB डेटा स्टोर होता था। तो ब्लू-रे का जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ब्लू-रे डिस्क जो है वो आया। यहाँ लिखा हुआ है स्टोरेज कैपेसिटी DVD और CD से ज़्यादा था। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? रिमोट स्टोरेज एक्सेसिबल वाया इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड का मतलब सीधा होता है कि क्लाउड एक तरीके से ऑनलाइन चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। जैसे इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो है तो वो क्लाउड में सेव है। किस तरह के स्टोरेज में सेव है? क्लाउड में सेव है। हम लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो वो कहाँ जाके सेव होता है? यूट्यूब के क्लाउड में। तो वो होता है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, जिसको इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही फास्ट टाइप के ड्राइव होते हैं, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, बट लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, बहुत ही फास्ट काम करता है। डेटा ट्रांसफर इसमें बहुत फास्ट होता है और कंप्यूटर भी SSD लगाने से बहुत फास्ट चलता है। तो मेक श्योर कि आप अगर कंप्यूटर खरीदे तो उसमें SSD आपका लगा हो। हार्ड ड्राइव वाला सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता है। A faster, more durable alternative using flash memory with no moving part। और ये इसको बनाया कैसे गया है? तो इसमें डिस्क नहीं लगा होता है, SSD में डिस्क नहीं लगा होता है, पूरे तरीके से फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और पूरे तरीके से रजिस्टर्स लगा के इसको बनाया गया है। तो ये हो गया बात किसका? सॉलिड स्टेट ड्राइव का। साथ में मैं आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में एक दो बात और बता देता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस। और एक बात और बताता हूँ कि हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD में क्या अंतर है। अगर ये साइकिल है तो ये क्या है? मोटरसाइकिल, यानी कि ये क्या होता है? फास्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे अभी इवोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अभी हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर लिया, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो अगर इसके हिस्ट्री में जाएं, डिस्प्ले के हिस्ट्री में, तो सबसे पहला जो डिस्प्ले आया था वो था बेस्ड ऑन कैथोड रे ट्यूब। किस पे बेस्ड था? कैथोड रे ट्यूब। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कैथोड रे के बारे में। तो उसमें क्या होता है कैथोड रे में, यहाँ पे इसका थोड़ा सा क्या है मैकेनिज़्म को समझाया गया है। कैथोड रे से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रॉन गन, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से फोकस सिस्टम से जाते हुए वाई डिफ्लेक्ट और एक्स डिफ्लेक्ट से होते हुए यहाँ पे जाकर के फॉस्फोरिक पे जाकर के पिक्चर बनाता है। तो इस तरीके से कैथोड रे ट्यूब काम करता था। ये वाला मॉनिटर जो है इसी पे बेस्ड था। तो पहले के मॉनिटर जितने भी थे वो किस पे बेस्ड थे? कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड थे। कैसे काम करता तो वो मैंने बता दिया आपको। अर्ली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स टू इल्यूमिनेटेड फॉस्फोरिक स्क्रीन। यही है कि टेक्नोलॉजी अर्ली है। इलेक्ट्रॉन गन से फॉस्फोरिक स्क्रीन पे क्या होता था? इलेक्ट्रॉन बीम जाता था और उससे फोटोज बनता था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्प्ले आया वो था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको क्या बोलते हैं? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या था ये? अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूलेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट टू डिस्प्ले इमेजेस। इसमें क्या यूज होता था? इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता था। लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल का इस्तेमाल करता था डिस्प्ले को, पिक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल याद रखिएगा। कॉमनली यूज्ड इन स्मार्टफोन, मॉनिटर्स एंड टीवीज। जो भी अभी इसके पहले, अभी तो एलईडी का ज़माना आ गया, इसके पहले जो भी चलता था तो लिक्विड से चलता था, तो उसी पे बेस्ड टीवी और LCD हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग के पास है प्लाज्मा मॉनिटर। देखिए अभी लिक्विड पे चल रहा था डिस्प्ले, अभी गैस पे चलेगा। प्लाज्मा का मतलब थोड़ा सा गैस से होता है, तो वही चीज़ है कि यूजेज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयोनाइज्ड गैसेस प्लाज्मा टू प्रोड्यूस इमेजेस। इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है? इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए प्लाज्मा गैस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। इसके पहले लिक्विड का इस्तेमाल होता था। प्लाज्मा सेल्स इमिट अल्ट्रावायलेट लाइट एंड एग्जिट फॉस्फोरस प्रोड्यूसिंग कलर्स। और यही सबके कारण कलर बनता था गैसेस के कारण, और इस तरीके से इसका डिस्प्ले दिखता था,
प्लाज्मा टीवी जो नॉर्मली हम लोग उस समय प्लाज्मा टीवी का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी टीवी। तो अभी के समय में देखा जाए तो सबके घर में क्या है, एलईडी टीवी है। वही एलईडी टीवी जो सबके घर में यूज़ होता है। क्या होता है ये, तो एन इन्हांस्ड ऑफ एलसीडी टेक्नोलॉजी यूजिंग एलईडी फॉर बैक लाइटिंग इंस्टेड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब इसमें क्या हुआ है, बैक लाइटिंग में एलईडी लगा दिया गया और उसी से इमेज जनरेट करा जाने लगा। ठीक है, तो ये है एलईडी टेक्नोलॉजी। अब आइए हम लोग एलईडी को समझते हैं। एलईडी जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एलईडी देखिए तो वो किस पे बेस्ड है, एलसीडी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। एलसीडी में पहले ट्यूब यूज़ करा जाता था लाइटिंग के लिए, बट इसमें जो है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का यूज़ करा जाने लगा बैक लाइटिंग में। तो उसी का एक इन्हांस्ड वर्जन है ये, समझिए तो एलसीडी का ही, और इसमें बैक लाइटिंग में एलईडी यूज़ किया जाने लगा, इसलिए इसका नाम रखा गया एलईडी। इससे क्या हुआ कि ये पावर कंजम्पशन भी कम करने लगा और क्वालिटी भी इसका बढ़ गया। तो ये है एलईडी। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसका, तो एलईडी टीवी है, मॉडर्न कंप्यूटर है, मॉनिटर है और मोबाइल डिस्प्ले में एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अलाउ डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द डिस्प्ले। टच स्क्रीन में क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीन को टच कर सकते हैं और डिस्प्ले के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये भी समझिए एक तरीके से एलईडी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, बट इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, टच पैड लगा होता है, जिससे ये टच करने का एक हमको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये है टच टीवी। टीवी में भी यूज़ होता है, स्मार्टफोन में भी यूज़ होता है, टैबलेट में, एटीएम में और मॉनिटर्स वगैरह में भी टच मॉनिटर्स भी आने लगे हैं। तो अभी आने वाले समय में टच का ही ज़माना होगा, तो वो लगभग हर जगह पे टच पैड चलेगा। अब मैं आपको स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी बता चुका हूँ कैसे इवॉल्व हुआ, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बता चुका कैसे इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर भी बता चुका कैसे इवॉल्व हुआ, जनरेशन पढ़ चुका है। अब आइए समझते हैं हार्डवेयर हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए। हार्डवेयर कैसे इवॉल्व हुआ है आईटी फील्ड में, वो लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इस दुनिया में कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सॉफ्टवेयर कैसा है इस दुनिया में। तो देखिए, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है तीन तरह के होते हैं, आपको मैंने पहले बताया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर का इतिहास, ठीक है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे पहले देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Operating system have evolved significantly moving from simple command line interface to complex graphical user interface। देखिए दो तरह का यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया है, एक कमांड लाइन का बात किया गया है और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का बात किया। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि जैसा कि ये दबा दिए हम, तो यहाँ ग्राफिक्स दिख रहा है, तो ये है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन कमांड लाइन में ग्राफिक्स नहीं दिखते हैं, उसमें सिर्फ लिखने का जगह होगा, कमांड का जगह होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। In 1960, when computers were developed mainly research and scientific activities, early operating system was developed in Bell Lab 1969, namely Unix। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डेवलप हुआ था, यूनिक्स डेवलप हुआ था। कहाँ डेवलप हुआ था, बेल लैब में डेवलप हुआ था, और यह किस तरह का था, कमांड लाइन था, ठीक है। विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, अब उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर बना 1980, बिल गेट, अब इस गेम में कौन आए, बिल गेट and Paul Allen designed the first operating system for personal computer, namely QDOG। नाम क्या रखा गया था, QDOG Quick, जिसको बाद में नाम चेंज किया गया, फिर रखा गया डर्टी ऑपरेटिंग, फिर नाम चेंज किया गया बाद में, सिस्टम वाज लेटर रिलीज्ड MS DOS। उसके बाद फाइनल इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, MS DOS, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1981। तो उसके बाद क्या बनाए ये लोग, MS DOS भी था, वो पूरे तरीके से कमांड लाइन पे चलता था, उसमें भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था। ये देखिए, ये है MS DOS का लोगो। 1991 में लिनक्स आया, वो किस पे बेस्ड था, यूनिक्स पे बेस्ड था, बट ये कमांड लाइन नहीं था। 1991 में जो लिनक्स आया वो पूरे तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड था, मतलब उसमें जिस तरीके से अभी विंडो में ग्राफिक्स दिख रहे हैं उस तरीके से उसमें भी ग्राफिक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कमांड लाइन क्या होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। कमांड लाइन मैंने बताया कि MS DOS और यूनिक्स जो पहले दो नए जो सबसे शुरुआती में ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो कैसे थे, कमांड लाइन पे बेस्ड थे, ठीक है, जिसमें किसी तरह कोई ग्राफिक देखने को नहीं मिलता था, उसमें सिर्फ लाइन लिखने का जगह मिलता था, टाइपिंग करने का जगह मिलता था, ठीक है, उसको बोलते थे कमांड लाइन। कमांड दे करके सिर्फ काम कराते थे, क्लिक का भी जगह नहीं होता था। बट बाद में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तरीके के विंडोज़ बनने लगे। उसमें क्या होता था, GUI होता था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, प्रॉपर इस तरीके से प्रॉपर जो है आइकन्स दिखने लगे थे, प्रॉपर क्लिकेबल बटन्स थे, प्रॉपर लिखा हुआ डिज़ाइन, कलर्स, फॉन्ट्स, फैमिलीज, ये सारा मिला करके एक जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया गया था। तो जो सबसे पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला था वो था विंडो 1.0 1985, द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं था उस समय, ठीक है, बट GUI था, उसमें कुछ चीज़ें जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड था। अच्छा, इसी फेज में जो है वो मैक OS था। मैक OS पता है, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक OS बोलते हैं, जिसको मैकबुक प्रो के नाम से आप लोग जानते होंगे। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट पॉपुलराइज्ड द GUI इंटरफेस। अब जैसे ही एप्पल आया मार्केट में, यहीं से जो है GUI का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। विंडो जब तक था तो वो अपने हिसाब से GUI बना रहा था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन जैसे ही एप्पल आया तो इतना बढ़िया GUI बना दिया कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है कॉम्पीट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा अपना GUI, और उसको भी बेटर GUI बनाना पड़ा। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच जो है GUI का कंपटीशन चलता रहा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कंपटीशन चलता रहा। बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए इन लोगों के बीच कंपटीशन अभी भी चलता है। इसके बाद लिनक्स भी आया। लिनक्स भी अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि यूनिक्स पे बेस्ड था। इसमें देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या क्या होते हैं, आइकन होते हैं और एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम लोग सब कुछ विजुअल्स के थ्रू देख पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माउस ड्रिवन इंटरेक्शन विथ बटन्स, ड्रॉप डाउन्स, तो जहाँ इस तरह का फीचर दिखे, बटन्स दिखे, ड्रॉप डाउन्स दिखे, कुछ विजुअल्स दिखे, आइकन्स दिखे, तो उस तरीके का जो फीचर है वो किस में हुआ करता था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। किस में हुआ करता था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। एप्पल रिलीज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर विथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑन जनवरी 24, 1984, द मैकिंटोश। क्या नाम था, मैकिंटोश नाम रखा गया था, जो पहला बार एप्पल जो है ग्राफिकल यूज़र, एप्पल जो है कंप्यूटर और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस साथ में लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, मैकिंटोश। और जो अभी विंडो का जो करंट वर्जन है वो है हमारे पास विंडो 11, और जो एप्पल का अभी करंट वर्जन है वो है मैक 12.0.1 मॉन्टेरी, एंड द करेंट वर्जन ऑफ लिनक्स, और जो लिनक्स का करेंट वर्जन है वो है लिनक्स मिंट 22 विल्मा। तो ये सारे जो है करंट वर्जन है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन आप लोग समझ चुके हैं, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इवॉल्व थ्रू सेवरल जनरेशन ईच मेकिंग इट ईजियर राइट मेंटेन अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों होता था, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, अभी भी क्यों हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया स्टैंडर्डाइज तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में क्या क्या आता था, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल में थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अभी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, इसका भी 5 जनरेशन है, जैसे कंप्यूटर का 5 जनरेशन था वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कितना जनरेशन है, 5 जनरेशन है। तो हम लोग 1 जनरेशन से देखते जाएंगे 1 जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग इस चार्ट को समझें, ये जो यहाँ बनाया गया है रेक्टेंगल चार्ट, उसमें देखें तो सबसे पहले नीचे हार्डवेयर आता है।
हार्डवेयर के बाद मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज को जो है हार्डवेयर डायरेक्टली समझता है। उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज आया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या है, जावा, सी, सी प्लस प्लस, फोर्टोन, पाइथन, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो आइए अब हम लोग आगे रुक करते हैं और पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन क्या होता है। फर्स्ट जीएल मतलब फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज चलता था, मशीन लैंग्वेज चलता था। कौन सा लैंग्वेज चलता था, मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो कौन सा लैंग्वेज चलता था, मशीन लैंग्वेज। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर इंस्ट्रक्शन वेयर रिटन इन बाइनरी कोड्स। और फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज वाले केस में जो है इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखना पड़ता था, हम लोगों को बाइनरी कोड के थ्रू लिखना पड़ता था। और बाइनरी कोड के साथ क्या सिस्टम था कि इसको हार्डवेयर डायरेक्टली समझता था। तो मशीन लैंग्वेज को हार्डवेयर डायरेक्टली समझता था, मशीन लैंग्वेज को जो मशीन है वो डायरेक्टली समझता था। इसके बाद थोड़ा मशीन लैंग्वेज को लिखना मुश्किल होने लगा था, क्योंकि 0101 में इंस्ट्रक्शन देना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला इंसान चाहिए होता था। इसके बाद इसी के कारण क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया लैंग्वेज को, और उसके बाद आया सेकंड जनरेशन लैंग्वेज का। सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था, असेंबली लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था, असेंबली लैंग्वेज। क्या था असेंबली लैंग्वेज, ये भी एक तरह का लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जिसमें क्या होता था कि ये बस ज़्यादा चेंज नहीं था बाइनरी से, बाइनरी से थोड़ा सा चेंज था, बट इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे, जो कोडिंग होता था वो थोड़ा सा इंग्लिश टाइप में होता था। थोड़ा सा आसान किया गया किसको, बाइनरी लैंग्वेज जो पहले यूज होता था ना मशीन लैंग्वेज, उसको थोड़ा सा आसान किया गया असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज खत्म हो गया, असेंबली लैंग्वेज आता था उसमें। अब आते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या आता है, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन से क्या शुरू हो जाता है, हाई लेवल। लो लेवल खत्म हो गया। लो लेवल कितना कितना में था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में ही था लो लेवल। ठीक है, जैसे हम लोग थर्ड जनरेशन में एंटर करते हैं उसमें आ जाता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता था, देखो, इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ मोर ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स। अब देखिए, पहले का जो लैंग्वेज था वो डिफ़िकल्ट होने लगा था। जैसे जैसे समय बढ़ा तो पहले का लैंग्वेज आउटडेटेड भी हो गया और डिफ़िकल्ट होने लगा था पढ़ने में, तो नए नए लैंग्वेज आए। तो थर्ड जनरेशन के बाद जितने भी लैंग्वेज आए हैं उन सारे लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। उन सारे लैंग्वेजेस को क्या कहा गया, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि एसक्यूएल आया थर्ड जनरेशन में, तो वो भी एक तरह का, जैसे आप देख सकते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन में फोर्ट्रॉन यूज होने लगा था। उसके बाद कोबोल आया, कोबोल के बाद सी आया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब कब आए थे, थर्ड जनरेशन में आए। थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है ये सब, और ये सारे लैंग्वेज कैसे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन में। तो इन सारे लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बाद जो फोर्थ जनरेशन में आते हैं, फोर्थ जनरेशन फोकस्ड ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक टास्क विथ मिनिमल कोडिंग। फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज किस पे फोकस करने लगा कि हम बहुत ही कम कोड लिखेंगे लेकिन हमको सॉल्यूशन क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए जो है फोर्थ जनरेशन आया। क्या कौन कौन सा आया उसमें, तो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, और दूसरा आया मैटलैब। एसक्यूएल क्या होता था, तो लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। तो जो हम लोग डेटाबेस को मैनेज करने में लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का। और मैटलैब का भी इस्तेमाल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में किया जाता था। लास्ट हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपको पहले कंप्यूटर वाले में भी मैंने बताया फिफ्थ जनरेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, बढ़ाने में और नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। कौन कौन सा था एग्जाम्पल, प्रोलॉग और लिप्स। ये दोनों लैंग्वेज कैसे हैं, फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेज हैं जिससे हम लोग एआई के फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये था अभी तक जिसमें हम लोग जनरेशन ऑफ लैंग्वेज पढ़ लिए। अब हमारे पास आता है लास्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे,
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व हुआ, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था। जैसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन देखें, वैसे अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन। और ये जो है लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन का। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंत में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेगुलर मेरे वीडियो को देखें। देखो, रेगुलर कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है ना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसकंटिन्यू हो जाइएगा तो फिर वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहें। मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा हमेशा, और जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो है आप वीडियोज़ को देखें। जितना वीडियोज़ आते जाता है, पीछे के वीडियोज़ को भी देखें बार बार, ताकि समझ में आता रहे।